पाकिस्तान में 10 मई सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो आप सब लोगों से इल्तमास है कि ब्रेस योर सेल्फ एंड फास्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज दीज डिटेल्स विल ब्लो योर माइंड। आई नो कि आपने काफ़ी कुछ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख लिया है, सुन लिया है, ट्रांसमिशन चल रही है पाकिस्तान इंडिया के हालात के ऊपर, लेकिन ये डिटेल्स जो अभी आप सुनने वाले हैं आपको सुन के एक बार फिर से मजा आएगा। बहुत सारे लोग सो के उठे हैं तो उनको भी जरा पता चल जाएगा। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो वैसे सोया नहीं है। तो 71 और 65 वाली जंग तो हमारे बुजुर्गों ने देखी, ये हम अपनी जिंदगी की पहली पाक भारत जंग जो है वो होते देख रहे हैं। मतलब ऑल आउट वार जैसी सिचुएशन तो नहीं है कि मतलब उस लेवल तक मामला चला जाए, लेकिन फिर भी एक जंगी कैफियत तो है ही, जिसको पाकिस्तान ने हर सतह पर अवॉइड करने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन आज सुबह फजर के वक्त यह सबर भी जवाब दे गया। मुसलसल ड्रोन हमले हो रहे थे, आपको मालूम है, पाकिस्तान के कभी एक शहर में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। एक जगह से ड्रोन उठा रहे हैं, दूसरे पे गिर रहे हैं, दूसरे से उठा रहे हैं, तीसरे पे। तो 75 के करीब ड्रोन गिरे और आज सुबह 3 एयर बेसिस के ऊपर हमले हुए भारतीय फौज की जानिब से, और बड़े ठीक ठाक हमले थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब जवाबी कार्रवाई होगी। और इस व्लॉग में जो आप डिटेल्स सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, बड़ी मजे की डिटेल है, आपको मजा आएगा। ऑपरेशन बुनियान अल मारूफ शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, और दिन की पहली किरण के साथ ही इंडिया पर हुई है मिसाइलों की और रॉकेट्स की बारिश। और एक ही लम्हे में बैक वक्त 50 लड़ाका त्यारे फिजाओं में बुलंद हुए। एयर स्पेस जितनी भी थी पाकिस्तान की, उसको कमर्शियल परवाजों के लिए बंद कर दिया गया ताकि फिजाई हदूद में सिर्फ और सिर्फ लड़ाका त्यारे जो हैं वो हरकत करते हुए दिखाई दे। यानी रडार के ऊपर सिर्फ लड़ाका त्यारे हों और किसी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए फिजाई हदूद जो है वो मुकम्मल बंद कर दी गई। और सिर्फ चंद मिनट्स में, ये कोई घंटों की बात नहीं है, सिर्फ चंद मिनट्स में 15 से ज्यादा हमले करते हुए भारत की 5 एयर बेसिस को उसी वक्त तबाह कर दिया गया। और लॉक किए गए जो दिफाई टारगेट्स थे उनको नेस्तो नाबूद करना शुरू किया। ये तो चंद मिनट्स में शुरुआत हुई। अब आगे आप जरा डिटेल सुनिए। पाकिस्तान ने भारत पर इस कदर शिद्दत से हमला किया, एक के बाद एक, कि इंडियन मीडिया के ऊपर बिल्कुल सन्नाटा छा गया और हर जगह पर उन्हें धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। इवन इंडियन मीडिया के जो लोग थे वो भी बताने लगे कि हमारी तो एक एक करके एयरबेस तबाह हो रही है। ये जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, आगे डिटेल्स भी बड़ी जबरदस्त है। तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। तो यहां से आपको अंदाजा हुआ कि कितनी हालत वहां पे टाइट थी, और ये तो अभी शुरुआत थी। इसके साथ ही JF-17 थंडर की जो गूंज और एक के बाद एक एयरबेस को मलियामेट करते हुए आगे बढ़ रहे, राख का ढेर बना रहे। और इससे पहले कि इंडियन वजारत दिफा के हुकाम आते और वो पाकिस्तान की एयरबेस के ऊपर हमलों की तफसील बताते बड़े फखरिया अंदाज से कि आज हमने यहां पे कार्रवाई की और ये एयरबेस तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो तो नहीं कर सके यहां पे। लेकिन उससे पहले उनको अपनी फिक्र पड़ गई कि हमारी एयरबेस तबाह होना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी हमलों का आगाज उन एयरबेसिस की तबाही से हुआ जहां से पाकिस्तान के ऊपर हमले लॉन्च किए जा रहे थे और सिविलियंस को शहीद किया जा रहा था। और यह हमला लॉन्च करने से पहले फतह 1 और फतह 2 गाइडेड मिसाइलों के ऊपर जो शोहदा थे हमारे, उनके नाम लिखे, उनके नाम से मंसूब किया गया और विद लव लिखा गया कि विद लव फ्रॉम पाकिस्तान, और ये रवाना कर दिए गए मिसाइल इंडिया की तरफ। और यहां से हुआ तबाही का आगाज। सबसे पहले ब्यास में ब्राह्मूस मिसाइल की जो स्टोरेज साइट है, जहां से मिसाइलों की खेप पूरी की पूरी रवाना की जा रही थी पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग के हवाले से, वो पूरी की पूरी स्टोरेज साइट तबाह कर दी गई। अभी एंकर ये ब्रेकिंग न्यूज पढ़ ही रहा था कि पाकिस्तान ने पहला हमला करके ये कार्रवाई कर दी है। अगली खबर आ गई कि भारत की जो उधमपुर और पठानकोट एयरबेस है वो तबाह कर दी गई। वक्फे से पहले उधमपुर और उसके बाद पठानकोट एयरबेस। तो लगा कि काफी नुकसान हो गया, मेरा ख्याल है यहां तक बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो मामला अभी आगाज था, और ये वो सब फिगर्स हैं जो नाकाबिले तरदीद है और इनके वीडियो शवाहिद भी मौजूद है। सिर्फ पाकिस्तानी साइड से ही नहीं, इंडियन साइड से भी फुटेजेस आ रही है। अब आगे आप सुनते जाइए। पाकिस्तान का तीसरा टारगेट भारतीय ब्रिगेड KG टॉप, उसे तबाह कर दिया गया। उसका जो हेडक्वार्टर था वो बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया। फिर JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने असल तबाही मचाई और आदमपुर में भारत का एयर S-400 डिफेंस सिस्टम जो था उसको तबाह कर दिया। और ये अब तक का होने वाला उनका सबसे बड़ा नुकसान है, जिसकी मालियत को लगभग $1.5 बिलियन है, नॉट इन मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर है। और ये उनका डिफेंस सिस्टम था। अगर ये तबाह हो गया तो वो बाकी हमले कैसे रोकते। और फिर ये सिलसिला रुका भी नहीं। ये वो इंफॉर्मेशन है जो ऑफिशियल सिक्योरिटी जराये की जानिब से बाकायदा तस्दीक के बाद जारी की गई है। फिर मामला यहीं तक नहीं रुका, आगे बढ़ा। मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो जैम कर दिया गया भारतीय फिजाइया का, और यूं उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो ब्लॉक किया गया। और उसके बाद फिर भारत की सूरतगढ़ एयरफील्ड वो तबाह कर दी गई। इसके बाद बारी आई सरसा एयरफील्ड की, वो भी तबाह हुई। यानी एक के बाद एक टारगेट, एक के बाद एक टारगेट। जितना पाकिस्तान ने बताया था कि हमने ये टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, हमें मजबूर ना करें उन तक जाने के लिए, वो एक एक करके उन टारगेट्स के ऊपर अटैक होता रहा। इसके बाद नंबर आया अखनूर एविएशन बेस का, वो भी तबाह हो गई। फिर भारत की आर्टिलरी गन पोजीशन जो थी दहर निग्यारी में, वो भी तबाह हो गई। बठिंडा एयरफील्ड वो भी खत्म, उरी एयरफील्ड वो भी तबाह। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो तरबियती मरकज था जिससे पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे, वो मरकज भी तबाह हो गया। ये वो सारी तफसीलात हैं जो एक एक करके ब्रेकिंग न्यूज में नशर होती रही हैं। सुबह फजर से लेकर अब तक एक एक लम्हे की अपडेट आपके पास पहुंच रही थी कि कैसे कैसे ये सारा कुछ हुआ। वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, पाकिस्तान की मसाजिद के ऊपर हमले किए गए, चुन चुन के एक एक को टारगेट किया गया। फिर मामला ये दिफाई तंसीबात तक ही नहीं रहा, पाकिस्तान ने कुछ साइबर अटैक्स भी किए।
जिसमें उनकी बीजेपी की वेबसाइट, भारतीय वजीर आजम की वेबसाइट, इंडिया टुडे की वेबसाइट, उस समेत मुतादिद जो बड़ी वेबसाइट्स थी उनको हैक कर लिया गया। भारत के कोई 2500 के करीब सर्वेलेंस कैमरे जो हैं उनको भी हैक किया गया और उनकी पोजीशन जो है वो भी यहां देखी जा सकती है, मॉनिटर की जा सकती है हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास। फिर साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली का जो ग्रिड सिस्टम था उसे नाकारा बनाया गया। अब मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये ऑफिशियल मालूमात है कि ये किस तरह से उन्होंने किया कि 70% तक बिजली का जो ग्रिड सिस्टम था उसे नाकारा किया। फिर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर भी एक साइबर हमला हुआ और वो भी हैक किया गया। इसी तरह जो दिल्ली है उसके ऊपर भी खौफ की फिजा बरकरार रही कि अब पता नहीं यहां पे ना कोई अटैक हो जाए। ड्रोन की परवाजें मुसलसल वहां पर भी जारी रही। तो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने ड्रोन अटैक्स के जरिए, मिसाइल अटैक्स के जरिए, हर तरह से भारत को एक तरह से जैसे कहते हैं ना घुस के मारना, वो सिचुएशन रही है। और जो उनकी तरफ से यहां पाकिस्तान में आया, उनका एक ड्रोन फिर पहुंचा इसी सारी सूरत-ए-हाल के दौरान सियालकोट में और उसे वहीं मौके पे गिराया गया। वहीं पे उसका मलबा जो था वो देखा जा सकता था। फिर कुछ इतलात जो है वो उनकी किसी पायलट की यहां लैंडिंग के दौरान गिरफ्तारी के हवाले से भी है कि लोगों ने पकड़ लिया। वो मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि टीवी के ऊपर चलते नहीं देखा, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। वो भी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा तो हम नेक्स्ट व्लॉग में देख लेंगे। दूसरी जानिब अस्करी क़यादत ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये तो था सिर्फ रद्द अमल हमारा, अभी असल हिसाब बाकी है। जो उन्होंने हमला किए, जानी नुकसान किया, वो अभी बाकी है। अगर यहां पे मामला नहीं रुकता, यहां पे ब्रेक नहीं लगती, तो फिर हम मजीद हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं उनको हिट करेंगे। वो भी लॉक किए जा चुके हैं। तो ये तनबीह की जा रही है कि अभी भी आप रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करें, अभी जंग को उस लेवल पे ना लेके जाएं, वरना आपके हाई वैल्यू टारगेट जो है वो हमारी लिस्ट पे हैं। इस दौरान क्या हुआ कि अमेरिका के जो वजीर खारजा थे मार्को रूबियो, उन्होंने राब्ते करने शुरू कर दिए। उधर भी राब्ता, इधर भी राब्ता, और कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से ये बीच बचाव कराया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं पेशकश करता हूं कि इस मामले को खत्म कराने के लिए मेरा कोई किरदार चाहिए तो बताइए। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से राब्ता किया। उसके बाद अभी क्या फर्दर अपडेट है, एस्केलेट होगा या डी एस्केलेट होगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन हमले जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। और सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले में वो ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम आज एक ऐसे इजलास की सदारत करेंगे जो आज से पहले उन्होंने नहीं की, और ये इजलास है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का। अब आप शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है ये बराह रास्त जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग और उनसे उनके मुमकिन इस्तेमाल से मुतालिक फैसला करने का इख्तियार इस कमांड सेंटर के पास है। यानी हमारे पास जौहरी ताकत कितनी है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कब इस्तेमाल किया जाएगा, ये अथॉरिटी जो है वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास है और वजीर आजम उसके चेयरमैन होते हैं। आखिरी बार उसका इजलास जो है वो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के साथ ही हमारा जरा फड्डा चल रहा था 2019 में, तो एक इजलास बुलाया गया था यही नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, और वो बड़ा खुफिया इजलास था। कहाँ पे हुआ किसी को मालूम नहीं है, चंद लोग गए थे जिसमें वजीर दाखिला है, वजीर दिफा है, और साथ में मेरा ख्याल है वजीर खजाना भी शायद शामिल होते हैं उसमें। मेन जो हिरारकी है वो थी, और जो फौज के आला अफसरान थे, DGISI हो गए, आर्मी चीफ हो गए, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो गई, ये इन्होंने शिरकत की थी। और आज एक बार फिर वो इजलास होने जा रहा है। शहबाज शरीफ जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऐसी नौबत नहीं आई थी, अब ये इजलास बुलाया गया है। और अगर इसमें होना क्या होता है, बेसिकली जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक हतमी डिसीजन लिया जाता है या मंजूरी दी जाती है, और इन केस खुदा न खास्ता दोनों ममालिक उस नहज तक आ गए कि किसी को पहले बटन दबाना पड़े या पहले कोई ऐसा फैसला लेना पड़े तो उसकी बाकायदा मंजूरी दी जाती है। तो ये मामला कहाँ पर जाएगा और कहाँ पर रुकेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीरियस हो चुकी हैं। इस दौरान एक बार फिर इमरान खान की रिहाई का मामला वो फिर फ्लोट हो रहा है, कहीं छुपा दबा रह जाता है अलग बात है, लेकिन हम बार बार रिमाइंड कराते रहेंगे कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया ने अडयाला जेल की तरफ कोई अटैक करने का प्लान बनाया या कोई ऐसी चाल चल दी कि जनाब इनके अंदर हम कुछ ऐसा कर दें, कोई बड़ा हमला भी ना हो और तबाही भी ज़्यादा हो जाए, तो मेरा ख्याल है वो उससे बचना चाहिए। उससे पहले पहले इमरान खान को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, बेशक जब तक ये सारा मामला बड़ा हुआ है तब तक के लिए उन्हें अडयाला जेल से किसी महफूज मुकाम